नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है क्राइम गाथा चैनल पर। डेली क्राइम की सनसनीखेज कहानियां सुनने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लो। आज की पहली कहानी कर्नाटक के हसन जिले की है। ये बात 2025 की है। हसन जिले में एक गांव है होसाकोपलू। इसी गांव में सुरशाह अपने परिवार के साथ रहते हैं। सुरशाह और प्रीति की शादी को 8 साल हो चुके थे। दोनों की शादीशुदा जिंदगी ठीक चल रही थी और उनके 2 बच्चे भी थे। सुरशाह का खुद का काम धंधा था, इसलिए वो सुबह जल्दी काम पर निकल जाते और रात को देर से घर लौटते। घर की हालत अच्छी थी, किसी चीज की कोई कमी नहीं थी। लेकिन 22 जून 2025 के दिन कुछ अजीब हुआ। उस दिन प्रीति, जो करीब 35 साल की है, अचानक बिना किसी को बताए घर से निकल गई। वो ना उस दिन वापस आई और ना ही रात में लौटी। जब रात हो गई और प्रीति का कोई पता नहीं चला, तो सुरशाह परेशान हो गए और उन्होंने हसन शहर के पुलिस थाने में जाकर उसकी गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज करवाई। पुलिस जब प्रीति की तलाश कर रही थी, तब उन्हें जानकारी मिली कि कट्टारघट्टा इलाके के जंगल में एक महिला की लाश जमीन में गाड़ी गई है। दरअसल 24 जून को कुछ स्थानीय लोगों ने जंगल के पास एक खेत में एक महिला का अधजला शव जमीन में आधा दबा हुआ देखा। उन्होंने तुरंत मंडिया पुलिस को इसकी सूचना दी। पुलिस मौके पर पहुंची और गांव के पंचों की मौजूदगी में शव को जमीन से बाहर निकाला। इसके बाद फॉरेंसिक टीम, डॉग स्क्वाड और फिंगरप्रिंट एक्सपर्ट्स को भी मौके पर बुलाया गया। डॉग स्क्वाड थोड़ी दूर तक सूंघता सूंघता गया और वही भटकने लगा, जिससे पुलिस को अंदाजा हुआ कि कुछ सुराग पास ही हो सकते हैं। जांच के दौरान पता चला कि हसन पुलिस स्टेशन में 2 दिन पहले एक महिला की गुमशुदगी की रिपोर्ट दर्ज की गई थी और यही महिला प्रीति निकली। इसके बाद मंडिया पुलिस ने हसन पुलिस से संपर्क किया और मृतिका के पति सुरशाह को घटना स्थल पर बुलाया गया। सुरशाह ने शव की पहचान करते हुए पुष्टि की कि ये उसकी पत्नी प्रीति ही है। पुलिस ने पंचनामा किया और शव को पोस्टमार्टम के लिए सरकारी अस्पताल भेज दिया। फिर सुरशाह से पूछताछ की गई। उसने बताया कि प्रीति 22 जून के दिन बिना किसी को बताए घर से निकल गई थी। पुलिस ने प्रीति का मोबाइल लोकेशन ट्रेस किया तो पता चला कि वो मैसूर और आसपास के इलाके में एक्टिव था। साथ ही पुलिस को यह भी जानकारी मिली कि प्रीति बीते कुछ दिनों से पुनीत गौड़ा नाम के युवक से लगातार चैट कर रही थी और दोनों के बीच कई बार बातचीत भी हुई थी। इस आधार पर पुलिस ने पुनीत गौड़ा को ढूंढकर उसे उसके गांव करौती से हिरासत में लिया। पूछताछ के दौरान पहले तो पुनीत ने पुलिस को गुमराह करने की कोशिश की और कहा कि वो प्रीति को जानता ही नहीं। लेकिन जब पुलिस ने उसे चैटिंग के सबूत और ये दिखाया कि प्रीति की लाश उसके ही खेत में कैसे मिली, तब वो घबरा गया। आखिरकार उसने अपना जुर्म कबूल कर लिया। इसके बाद पुलिस ने सुरशाह से औपचारिक शिकायत दर्ज करवाई। उस शिकायत के आधार पर पुलिस ने पुनीत गौड़ा के खिलाफ आईपीसी की धाराओं के तहत केस दर्ज किया, जिसमें प्रीति की हत्या और सबूत मिटाने का आरोप शामिल है। सुरशाह और प्रीति की शादी को कई साल हो चुके थे। उनके 2 बच्चे थे और घर की हालत भी अच्छी थी। पैसे की कमी नहीं थी। प्रीति अब 35 साल की हो चुकी थी। उसका रहन सहन अच्छा था और चेहरे पर आत्मविश्वास झलकता था। पति का काम बाहर का था, इसलिए वो ज्यादातर समय घर में अकेली रहती थी। अब उसके पास समय ज्यादा था, तो वो मोबाइल में ज्यादा वक्त बिताने लगी। उसने सोशल मीडिया इस्तेमाल करना शुरू किया और वहां काफी एक्टिव हो गई। उसके फोटो पर बहुत से लोग तारीफ करने लगे, उसे फ्रेंड रिक्वेस्ट भेजने लगे। ये सब देखकर वो खुश हो गई। इसी दौरान उसकी बात पुनीत गौड़ा नाम के एक लड़के से हुई। दोनों ने एक दूसरे से बात करना शुरू किया। धीरे धीरे उनकी बातें बढ़ती गई और दोनों एक दूसरे को पसंद करने लगे। प्रीति को भी अब उससे मिलने की इच्छा होने लगी थी। दोनों का आपसी जुड़ाव बढ़ता गया और उन्होंने मिलने का प्लान बनाया। 22 जून को जब प्रीति का पति घर पर नहीं था, तो वो बिना बताए घर से बाहर निकल गई। उसने पुनीत को हसन बुलाया था। पुनीत ने मंडिया से एक कार किराए पर ली और हसन आ गया।
दोनों फिर उस कार से मैसूर चले गए। वहां उन्होंने घूमने की जगह देखी, कृष्णराज सागर, मैसूर गार्डन और पैलेस। दिन भर साथ रहने के बाद वे कृष्णराज सागर के पास एक लॉज में रुक गए। होटल के कमरे में जब प्रीति और पुनीत अकेले थे, तब दोनों ने एक दूसरे के करीब आने का मौका लिया। प्रीति शादीशुदा थी, 2 बच्चों की मां थी। उसे ये सब नया नहीं था। उसे पता था कि एक मर्द को साथ में क्या चाहिए और किस तरह से रिश्ता निभाया जाता है। उसकी त्वचा नरम और गर्म थी, और जैसे ही पुनीत ने उसके शरीर को छुआ, प्रीति ने अपनी आंखें बंद कर ली, अपने होठों को उसके करीब लाकर एक गहरी सांस ली। पुनीत अब भी जवान था, अविवाहित था, और उसके लिए ये सब पहली बार हो रहा था। वो प्रीति की तरफ खिंचा चला गया, उसके कंधों पर हाथ फेरते हुए, उसके वक्ष को धीरे धीरे सहलाते हुए। दोनों के शरीर एक दूसरे से सट गए और कमरे में सिर्फ उनकी सांसों की आवाज गूंज रही थी। प्रीति ने पुनीत के कपड़े उतारते हुए उसके सीने पर चुंबन किए, जबकि पुनीत ने उसके बालों में उंगलियां फंसाई और उसे और करीब खींचा। वे दोनों बिस्तर पर लेट गए। प्रीति की उंगलियां पुनीत की पीठ पर घूम रही थी और पुनीत की सांसें तेज हो गई। उन्होंने एक दूसरे के साथ सुकून से वक्त बिताया, जैसे उन्हें कोई रोक-टोक न हो। पुनीत ने प्रीति के शरीर के हर हिस्से को छुआ, सहलाया, और प्रीति ने उसकी हर चाहत को पूरा किया, अपनी जांघों से उसे घेरते हुए, अपनी कमर को उसके साथ लय में हिलाते हुए। दोनों को साथ रहकर अच्छा लगा। अगली सुबह जब पुनीत ने वापस जाने की बात की, तो प्रीति ने मना कर दिया। वो नहीं चाहती थी कि ये शारीरिक रिश्ता इतनी जल्दी खत्म हो। उसे लगने लगा था कि वो और दिन साथ रह सकते हैं बिना किसी चिंता के। हालांकि प्रीति और पुनीत की पहचान को ज्यादा वक्त नहीं हुआ था। दोनों की बात बस ऑनलाइन ही होती थी, वो भी सिर्फ 2-3 महीने से। ना कभी पहले मिले थे और ना एक दूसरे के बारे में ज्यादा जानते थे। दोनों ने जो भी जाना, वो सिर्फ मोबाइल पर बातचीत के जरिए ही जाना था। प्रीति को लगने लगा था कि पुनीत उससे सच में जुड़ा है। उसे उसके साथ वक्त बिताना अच्छा लगने लगा था, और धीरे धीरे वो उसके प्रति भावनात्मक रूप से भी जुड़ने लगी थी। लेकिन पुनीत की सोच अलग थी। वो तो बस कुछ समय के लिए आया था, घूमने फिरने और मौज मस्ती करने के लिए। उसके मन में प्रीति के लिए कोई गहरा रिश्ता बनाने की भावना नहीं थी। असल में पुनीत एक पढ़ा लिखा लड़का है। उसने इंजीनियरिंग की पढ़ाई की है और वह चित्रदुर्गा जिले का रहने वाला है। बाहर से शांत और सीधा दिखने वाला पुनीत असल में अंदर से थोड़ा चालाक था। उसे पता था कि प्रीति उसकी तरफ आकर्षित हो रही है, लेकिन वो इस रिश्ते को ज्यादा दूर तक ले जाने का मन नहीं बना रहा था। प्रीति तो चाहती थी कि वो साथ में और समय बिताएं। रात भर साथ बिताने के बाद जहां पुनीत को अब तसल्ली हो गई थी, वहीं प्रीति अभी भी पूरी तरह संतुष्ट नहीं थी। उसे और नजदीकी चाहिए थी। वो चाहती थी कि पुनीत वही उसके साथ होटल में रुके और फिर से उसके साथ रिश्ते बनाए। प्रीति ने साफ कहा कि चाहे होटल का कितना भी खर्चा आए, मैं सब संभालूंगी। लेकिन अब पुनीत थक चुका था। उसका मन अब वहां रुकने का नहीं था। अब पुनीत के मन में ये बात आने लगी कि प्रीति तो शादीशुदा है, उसके 2 बच्चे भी हैं, और हम दोनों का कुछ भविष्य नहीं है। उसे जो चाहिए था वो उसे मिल चुका था। अब वो इस रिश्ते से बाहर निकलना चाहता था, लेकिन प्रीति उसे छोड़ने को तैयार नहीं थी। वो बार बार फिर से संबंध बनाने की जिद कर रही थी। तब पुनीत ने उसे समझाया कि चलो मेरे गांव मंड्या चलते हैं, वहां और समय मिलेगा। प्रीति मान गई और वे दोनों किराए की कार से मैसूर से मंड्या की तरफ निकल पड़े। रात के वक्त जब वो मंड्या के पास केरपेटा पहुंचे, तो प्रीति ने फिर से शारीरिक संबंध बनाने की बात कही, लेकिन इस बार पुनीत ने साफ मना कर दिया। उसने कहा कि अब बहुत हो गया, तुम अपने घर लौट जाओ। उसे लगने लगा कि एक शादीशुदा महिला को इस हद तक नहीं जाना चाहिए, मगर प्रीति उसकी एक भी बात सुनने को तैयार नहीं थी। वो जिद पर अड़ी रही।
कट्टरघट्टा इलाके में पुनीत गौड़ा का खेत था। रात में वह प्रीति को अपने खेत के एक छोटे से मकान में ले गया। वहां दोनों के बीच फिर से शारीरिक संबंध बने। पुनीत ने पहले से थका होने के बावजूद उसका साथ दिया। प्रीति की गर्माहट में खोते हुए उसके शरीर को फिर से छुआ, लेकिन इस बार उसकी हरकतें थोड़ी रूखी हो गई। प्रीति ने अपनी आंखें बंद करके उसकी हर स्पर्श को महसूस किया, अपनी सांसों को उसके साथ मिलाते हुए। लेकिन इसके बाद भी प्रीति शांत नहीं थी। उसे और ज्यादा संबंध की चाह थी, जबकि पुनीत अब थक चुका था। प्रीति बार बार जिद करने लगी, जिससे दोनों के बीच बहस होने लगी। पुनीत को लगने लगा कि अब ये औरत उसका पीछा नहीं छोड़ेगी, और अगर ये इसी तरह चलता रहा तो मुसीबत हो जाएगी। उसे डर लगने लगा कि कहीं ये मामला बड़ा ना बन जाए। उसने गुस्से में आकर वहां पड़े हुए एक पत्थर से प्रीति के सिर पर वार कर दिया। सिर पर गहरी चोट लगते ही बहुत खून बहने लगा। जब वो तड़पने लगी तो उसने दोबारा उसी पत्थर से वार किया, जिससे प्रीति की मौके पर ही मौत हो गई। अब पुनीत घबरा गया कि इस लाश का क्या किया जाए। उसे समझ नहीं आ रहा था कि अब क्या किया जाए, लेकिन क्योंकि उसे आसपास के इलाके की जानकारी थी, उसने तय किया कि लाश को खेत में ही दफना देगा। करीब रात के 1:30 बजे होंगे। उसने खेत में रखे औजारों में से एक फावड़ा लिया और अपने खेत के किनारे एक गड्ढा खोदना शुरू किया। फिर उसने प्रीति का शव उसी गड्ढे में दबा दिया, लेकिन रात के अंधेरे और थकावट की वजह से वो गड्ढा ठीक से नहीं भर पाया और शव अधूरा ही दबा रहा। जब प्रीति की लाश अधूरी तरीके से मिट्टी में दबी रह गई थी, तो कुछ ही दिनों बाद कट्टरघट्टा इलाके के आसपास काम करने वाले कुछ स्थानीय लोगों ने खेत में मिट्टी का अजीब उभरा हुआ हिस्सा देखा। पास जाकर देखा तो मिट्टी से इंसानी हाथ पैर जैसी चीजें झांक रही थी। शक होने पर उन्होंने तुरंत पुलिस को सूचना दी। पुलिस की एक एक कड़ी जोड़ने की मेहनत आखिर रंग लाई। पुलिस ने सबूतों की मदद से पूरे मामले की परतें खोली और आखिरकार कातिल तक पहुंच गई। पुलिस ने अपनी जांच पूरी कर ली है और कातिल पुनीत गौड़ा के खिलाफ सारे सबूत और गवाहियां इकट्ठा करके अदालत में चार्जशीट दाखिल कर दी है। अब आज की दूसरी कहानी शुरू करते हैं। बिहार की राजधानी पटना में एक सनसनीखेज और उच्च स्तर के मामले की ये घटना घटी। पटना के लोहानीपुर गौरिया इलाके में 26 वर्षीय विक्रम सिंह राजपूत अपने माता पिता और भाई सचिन के साथ रहता था। विक्रम पटना मार्केट में एक जिम में ट्रेनर के रूप में काम करता था। साथ ही वो मॉडलिंग और भोजपुरी फिल्मों में भी सक्रिय था। 2015 में वो देव एंड डिवा नामक एक प्रतियोगिता का विजेता बन चुका था और उसके कई गानों के एल्बम भी बाजार में आ चुके थे। 18 सितंबर की सुबह लगभग 6 बजे का समय था, जब पटना की सड़कें लोगों की हलचल से भरने लगी थी। कुछ लोग सुबह की सैर पर निकले थे तो कुछ अपने काम की ओर जा रहे थे। विक्रम भी अपनी रोजमर्रा की दिनचर्या के अनुसार स्कूटी से जिम की तरफ रवाना हुआ। जैसे ही वो लोहा मंडी गली में पहुंचा, वहां पहले से घात लगाए 2 अपराधियों ने उस पर लगातार गोलियां चलानी शुरू कर दी, जिससे वो गंभीर रूप से घायल हो गया। विक्रम के शरीर में 5 गोलियां लगी और हमलावर तुरंत वहां से भाग निकले। विक्रम ने आसपास के लोगों से सहायता के लिए पुकार लगाई, लेकिन किसी ने उसकी मदद नहीं की। फिर भी उसने हार नहीं मानी और खुद स्कूटी चलाकर एक निजी अस्पताल पहुंच गया, जहां पुलिस केस का हवाला देकर डॉक्टरों ने उसे भर्ती करने से इनकार कर दिया। इसके बाद वो घटनास्थल से करीब 2.5 किलोमीटर दूर स्थित पीएमसीएच पहुंचा, जहां डॉक्टरों ने उसे एडमिट कर लिया और ऑपरेशन के माध्यम से उसके शरीर से सभी 5 गोलियां निकाल दी, जिससे उसकी जान पर कोई खतरा नहीं रहा। पुलिस को इस घटना की सूचना पहले ही मिल चुकी थी, इसलिए अधिकारी मौके पर पहुंचे, जगह का निरीक्षण किया, स्थानीय लोगों से पूछताछ की और फिर अस्पताल जाकर विक्रम का बयान दर्ज किया। जब डॉक्टरों ने विक्रम को खतरे से बाहर घोषित किया, तो पुलिस ने चैन की सांस ली। विक्रम ने अपने बयान में पटना के प्रसिद्ध फिजियोथेरेपिस्ट और जेडीयू नेता डॉक्टर राजीव सिन्हा तथा
उनकी पत्नी खुशबू सिन्हा पर आरोप लगाया कि उन्होंने ही अपराधियों के जरिए उस पर घातक हमला करवाया है। उसने वजह बताई कि खुशबू से पैसों के लेन देन का पुराना विवाद था। जो उधार लिए गए पैसे उसने वापस कर दिए थे, लेकिन फिर भी खुशबू उसकी जान लेने पर उतारू थी। इससे पहले भी खुशबू ने ब्लेड से उस पर हमला किया था, जिसमें उसे 14 टांके लगे थे। चूंकि मामला प्रमुख व्यक्तियों से जुड़ा था, इसलिए पुलिस ने विक्रम के बयान का वीडियो रिकॉर्ड कर लिया। इसी बयान के आधार पर कदमकुआ थाने में डॉक्टर राजीव सिंह, खुशबू सिन्हा और अन्य के खिलाफ आईपीसी की धारा 307, 120 बी, 34 तथा आर्म्स एक्ट के तहत मुकदमा दर्ज कर लिया गया। उसी शाम पुलिस ने डॉक्टर दंपति को पूछताछ के लिए थाने तलब किया। थाने पहुंचकर डॉक्टर राजीव सिंह बड़ी अकड़ के साथ कुर्सी पर बैठे और मोबाइल पर अपनी पार्टी के नजदीकी नेताओं से बातचीत करते हुए पैरवी करवाने की कोशिश की। कुछ नेताओं ने उनकी मदद की भी कोशिश की, लेकिन वो पैरवी व्यर्थ साबित हुई। पुलिस ने राजीव और खुशबू से पूछताछ की, जहां राजीव ने बताया कि फरवरी 2020 में विक्रम उनके संपर्क में आया था। उन्होंने उसे बच्चों को डांस सिखाने के लिए रखा। लॉकडाउन के दौरान वो घर पर आने लगा और खुशबू से कुछ पैसे उधार लिए थे, जिससे विवाद हुआ, लेकिन हत्या की कोई साजिश नहीं की। चूंकि उस वक्त पुलिस के पास उनके खिलाफ कोई ठोस सबूत नहीं थे, इसलिए पूछताछ के बाद उन्हें घर जाने दिया गया। अगले दिन 19 सितंबर को पुलिस ने 2 अलग अलग टीमें बनाई। एक टीम दंपति से जुड़ी जानकारी इकट्ठा करने के लिए लगाई गई, जबकि दूसरी टीम हमलावरों तक पहुंचने के लिए सीसीटीवी फुटेज की जांच में जुट गई। खुशबू की कॉल डिटेल से पता चला कि घटना से पहले के 120 दिनों में विक्रम से 1100 बार बात हुई थी और सितंबर 2020 से मई 2021 तक कुल 75 कॉल्स हुई, जिनकी कुल लंबाई 5 लाख सेकंड थी। इसी दौरान सोशल मीडिया पर विक्रम और खुशबू के साथ घूमते हुए और रोमांटिक पोज वाली तस्वीरें वायरल हुई, जिससे कॉल डिटेल्स और फोटोज के आधार पर साफ हो गया कि मामला पैसों के लेन देन का नहीं बल्कि प्रेम संबंध का है। एक ऑडियो क्लिप भी वायरल हुई, जिसमें एक महिला विक्रम की मां को उसके जान से मारने की धमकी दे रही थी और वो महिला खुशबू ही बताई गई। पुलिस की दूसरी टीम सीसीटीवी फुटेज की जांच कर रही थी। घटनास्थल की फुटेज में हमलावरों की तस्वीरें देखने के बाद इलाके के सभी कैमरों की जांच से पुलिस कदमकुआ थाना क्षेत्र के भागवत नगर पहुंच गई, जहां एक मकान की फुटेज में 2 हमलावर अपने एक साथी के साथ दिखे। तीनों अपराधी उसी मकान में किराए पर रह रहे थे। पुलिस ने 22 सितंबर 2021 को तीनों शूटर्स को गिरफ्तार कर लिया और उनकी पूछताछ से दंपति का नाम सामने आया तो उन्हें भी हिरासत में ले लिया गया। शूटर्स को पैसे देने वाला मेहर सिंह था, जो खुशबू का पुराना प्रेमी था, और पूरे मामले की मुख्य साजिशकर्ता खुशबू ही थी। मेहर घर छोड़कर दिल्ली भाग गया था, लेकिन पुलिस ने उसके परिवार पर दबाव डाला तो वो फ्लाइट से वापस आया और 23 सितंबर की शाम 5:08 बजे पटना एयरपोर्ट पर उतरते ही गिरफ्तार हो गया। उसी शाम 6:63 बजे एसएसपी उपेंद्र कुमार शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर पूरे मामले का पर्दाफाश किया। पाटलिपुत्र कॉलोनी में डॉक्टर राजीव सिंह और उनकी पत्नी खुशबू अपने 2 छोटे बच्चों के साथ रहते थे। राजीव साई केयर सेंटर नामक क्लिनिक चलाते थे। वे पेज 3 की हस्तियों में शुमार थे। अक्सर अखबारों की सुर्खियां बनते, प्रभावशाली नेताओं और अधिकारियों से उनके संबंध थे और वे जेडीयू के डॉक्टर्स विंग के प्रदेश उपाध्यक्ष भी थे। चिकित्सा क्षेत्र में होने से पैसों की कोई कमी नहीं थी और राजनीतिक पद से ताकत भी मिल गई थी। फरवरी 2020 में राजीव के संपर्क में विक्रम आया। उसके कामकाज के बारे में जानकर राजीव ने उसे बच्चों को डांस सिखाने के लिए रख लिया। इसी बीच कोरोना महामारी से लॉकडाउन लग गया तो विक्रम उनके घर पर आकर बच्चों को ट्रेनिंग देने लगा। राजीव हमेशा व्यस्त रहते और घर पर कम समय बिताते, इसलिए घर में ज्यादातर खुशबू और बच्चे ही रहते थे। बच्चों को डांस सिखाते हुए विक्रम पर खुशबू की नजरें रुकने लगी, जो खुद खूबसूरत थी। खुशबू उच्च वर्ग की महिला थी, जहां शादी के बाद भी अन्य पुरुषों से संबंध रखना सामान्य माना जाता था।
ये एक तरह का सामाजिक चलन था। खुशबू भी इससे अलग नहीं थी। उसके मेहर सिंह नामक युवक से पिछले 5 साल से प्रेम संबंध थे, लेकिन हाल ही में उनका ब्रेकअप हो गया था। खुशबू घर हो या बाहर हमेशा अपनी मर्जी चलाती थी। वो अपनी जिंदगी के फैसले खुद लेना पसंद करती थी और बेहद जिद्दी थी। इस वजह से उसके और पति राजीव के बीच अक्सर झगड़े होते रहते थे। एक बार तो अनबन इतनी बढ़ गई कि मामला बुद्धा कॉलोनी थाने पहुंच गया, जहां पुलिस ने बड़ी मुश्किल से दोनों के बीच समझौता कराया। विक्रम आकर्षक था, मॉडलिंग और अभिनय में नाम कमा रहा था, कई क्षेत्रों में कुशल था और सबसे महत्वपूर्ण बात कि वो अविवाहित था। खुशबू की नजर उस पर टिक गई। जब भी विक्रम घर आता, खुशबू उस पर नजरें गड़ाए रखती। उसके करीब आने के लिए ज्यादा प्रयास नहीं करना पड़ा। चूंकि विक्रम जिम ट्रेनर था, इसलिए खुशबू ने घर पर ही जिम ट्रेनिंग लेने का फैसला किया। विक्रम से बात की तो वो सहमत हो गया, क्योंकि लॉकडाउन से जिम बंद थे। व्यायाम के दौरान खुशबू स्किन टाइट कपड़े पहनती, जिसमें उसके शरीर के हर हिस्से का आकार साफ झलकता। विक्रम उसे देखता तो था, लेकिन कुछ कहता नहीं, क्योंकि व्यायाम में ऐसे कपड़े सामान्य थे। वजन उठाने के समय विक्रम को खुशबू के ठीक पीछे नजदीक खड़ा होना पड़ता, ताकि कोई समस्या हो तो वजन संभाल ले और चोट न लगे। खुशबू इस मौके का पूरा फायदा उठाती, उठते बैठते अपना शरीर जानबूझकर विक्रम से सटा देती, जिससे विक्रम के अविवाहित शरीर में एक करंट सा दौड़ता, उसकी सांसें तेज हो जाती और खुशबू की गर्माहट, उसके कूल्हों की गोलाई उसके बदन से टकराकर एक आग सी जला देती। लेकिन अगले ही पल वो इसे एक सुंदर भ्रम मानकर भूल जाता। जब खुशबू ने बार बार ऐसा किया तो विक्रम को उसकी मंशा समझ आ गई। पहले उसने सोचा कि खुशबू 2 बच्चों की मां है और अमीर परिवार से है, वो अपनी सुखी गृहस्थी क्यों बर्बाद करेगी, वो भी उसके जैसे मध्यम वर्गीय लड़के के लिए। लेकिन खुशबू की हरकतें इस सोच को गलत साबित कर रही थी। उसने सुना था कि उच्च समाज की महिलाएं रंगीन मिजाज की होती हैं, पति के अलावा अन्य से संबंध रखती हैं। खुशबू भी वैसी ही लगी, इसलिए वह भी उसमें रुचि लेने लगा, प्यार भरी बातें करने लगा, उसके बदन से चिपकने लगा, उसके वक्ष को छूते हुए, कमर पर हाथ फेरते हुए। खुशबू को पता चल गया कि विक्रम भी उसकी इच्छा में बहक चुका है। एक दिन जब उनके शरीर सटे तो दोनों ने एक दूसरे को बाहों में भर लिया। विक्रम ने उसके होठों पर अपने होंठ रखे, गहरा चुंबन लिया, गर्दन पर किस किए, जबकि खुशबू ने उसके मजबूत सीने पर हाथ फेरा और उसे और करीब खींचा। दोनों बिस्तर पर लेट गए, उनके शरीर एक दूसरे में घुलने लगे। विक्रम की उंगलियां उसकी पीठ पर घूमी, जबकि खुशबू ने उसकी जांघों को सहलाया। सांसों की गर्मी में खोते हुए उन्होंने अपनी वासना को पूरा किया। इस तरह उनके संबंधों का सिलसिला लगातार चलने लगा। हर मुलाकात में वे घंटों एक दूसरे की बाहों में डूबे रहते। खुशबू की मुलायम त्वचा विक्रम को मदहोश कर देती, जबकि उसकी ताकतवर बाहें खुशबू को उत्तेजना और सुरक्षा का एहसास देती। खुशबू विक्रम के प्रेम में इतनी डूब गई कि हमेशा उसके साथ रहने की सोचने लगी। उसने विक्रम से कहा कि वो उसके बिना नहीं रह सकती, दोनों को हमेशा के लिए एक हो जाना चाहिए, साथ रहेंगे तो प्यार और बढ़ेगा। विक्रम ये सुनकर स्तब्ध रह गया। बोला कि सोच लो क्या कह रही हो, तुम शादीशुदा हो, 2 बच्चों की मां और प्रतिष्ठित परिवार से, इससे परिवार बर्बाद हो जाएगा, मैं भी खत्म हो जाऊंगा, राजीव मुझे मार डालेंगे। खुशबू ने कहा कि सब सोच लिया है, अब मैं तुम्हारे साथ ही रहूंगी, चाहे कुछ भी हो, मेरी बात माननी पड़ेगी। मैं जो चाहती हूं पाती हूं, नहीं तो सामने वाले को बर्बाद कर देती हूं, अब तुम सोच लो। कहकर वो चली गई। विक्रम तो सिर्फ शारीरिक संबंध के लिए जुड़ा था, लेकिन अब खुशबू उसके गले की फांस बन रही थी, इसलिए उसने दूरी बनानी शुरू की। खुशबू ने समझ लिया और विक्रम के जिम में जाकर घंटों बैठने लगी। उसका पीछा नहीं छोड़ रही थी। अब दोनों में झगड़े होने लगे। खुशबू अपनी जिद न पूरी होती देख बौखला गई। विक्रम को मनाने की हर कोशिश कर ली, लेकिन वो नहीं माना।
उसका पागलपन सीमाएं लांघने लगा। विक्रम को सबक सिखाने पर तुल गई। उसके घर जाकर विक्रम और परिवार को धमकाने लगी कि अगर बात नहीं मानी तो जान से मार देगी। एक बार सर्जिकल ब्लेड से हमला कर दिया, जिसमें विक्रम को 14 टांके लगे। खुशबू गुस्से में सांप की तरह फुंकार रही थी। विक्रम को मारने के लिए उसने पूर्व प्रेमी मेहर सिंह से संपर्क किया, जो दानापुर के नासरीगंज यदुवंशी नगर में रहता था। पिछले 5 साल से उसके साथ संबंध थे, लेकिन घटना से 1.5-2 साल पहले ब्रेकअप हुआ था। अब खुशबू ने मेहर से संबंध बनाए रखने के बदले विक्रम की जान का सौदा किया। मेहर तैयार हो गया। 2 लोगों की मदद से शूटर अमन तक पहुंचा, जो समस्तीपुर के किशनपुर बैकुंठ में रहता था। पत्राचार से MBA कर रहा था और डिलीवरी बॉय का काम करता था। अमन सुपारी लेने को राजी हुआ। उसने आर्यन उर्फ रोहित सिंह, सालपुर जहांगीरपुर और शमशाद, बेगूसराय चेरिया बरियापुर, गोवा से 5 महीने पहले लौटा मजदूर को जोड़ा। मेहर ने तीनों से प्लान बनाया। सुपारी 5 लाख की तय हुई, जिसमें खुशबू ने 1.85 लाख 2-3 किश्तों में दिए। योजना 2 महीने पहले बनी। तीनों शूटर भागवत नगर में 14,000 किराए के मकान में रहने लगे। रुपए मिलने के बावजूद काम न करने पर मेहर रुपए वापस कर झंझट से निकलना चाहता था, लेकिन दबाव बढ़ा तो शूटर्स तैयार हुए। उन्होंने विक्रम की रेकी की। फिर 18 सितंबर 2021 की सुबह चोरी की बाइक से कदमकुआ थाना के लोहा मंडी इलाके पहुंचे। अमन और आर्यन तय जगह पर खड़े हुए, शमशाद बाइक पर दूर। जैसे ही विक्रम स्कूटी से गुजरा, अमन आर्यन ने गोलियां बरसाई। बाद में तीनों किराए के मकान लौटे, लेकिन पकड़े गए। पुलिस ने 2 पिस्तौल, मैगजीन और गोलियां बरामद की। डॉक्टर दंपति, मेहर और तीनों शूटर्स को कोर्ट में पेश कर जेल भेजा गया। खुशबू की जिद और प्रेम का पागलपन इतना बढ़ा कि उसने अपना सुखी घर बर्बाद कर लिया। साजिश पता होने पर भी राजीव ने साथ दिया। दोनों जेल गए। राजीव कुछ दिनों बाद जमानत पर छूटे, खुशबू 20 महीने बाद। यह कहानी उन लोगों के लिए चेतावनी है जो जिद और पागलपन में सब बर्बाद कर देते हैं। समय रहते संभले तो खुद और अपनों की जिंदगी बच सकती है। अगर आपको वीडियो पसंद आया हो तो लाइक कर दो, और आपके कोई सुझाव हो तो कमेंट बॉक्स में लिख दो। जय हिंद, जय भारत, धन्यवाद।